अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिम्बिक सिस्टम। हमने पिछली चीजों को कवर कर लिया था, ब्रेन के पार्ट्स को डिफरेंट को देख लिया था। तो उसमें जो फोर ब्रेन है उसका एक मेजर हिस्सा होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम जो है ये एक ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक ग्रुप होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है, और ऐसे फंक्शन जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी के साथ रिलेट करते हैं बल्कि ब्रेन के साथ भी रिलेट करते हैं। यानी कि बॉडी से रिलेटेड भी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम, और जो ब्रेन है उससे रिलेटेड भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिलेट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के साथ, और कुछ पार्ट रिलेट करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कोई इमोशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं या जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती है उनको रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से भूख प्यास है, या हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, या हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं, तो ये सारी की सारी जरूरतों के लिए हमें जो चीज मोटिवेट कर रही होती है और हम रिस्पॉन्स करते हैं, कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं, तो ये क्या है कि हम ब्रेन के अंदर भी फंक्शनिंग हो रही है, और उसका रिस्पॉन्स क्या करते हैं कि हम आउटसाइड द बॉडी भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो इमोशन होते हैं वो जब हम लेते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद डिफरेंट इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं उन इमोशन का। तो तब भी हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि ब्रेन के अंदर भी फंक्शनिंग कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम और इसके डिफरेंट पार्ट्स, और विद इन द बॉडी भी और आउटसाइड द बॉडी भी, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बाद। और इनका काम क्या होता है कि चीजों को या इन्फॉर्मेशन को लेना, और उसके बाद जो भी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं या हमारी ऐसी चीजें जो कि हमारे इमोशन के साथ या मेमोरी के साथ रिलेट करती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, ये लिम्बिक सिस्टम की और इसके डिफरेंट पार्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये ऐसा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे उसकी लोकेशन बताई जा रही है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन स्टेम के बिल्कुल करीब वाक़ होता है। यानी कि जो हमने पढ़ा है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, जो कि डिफरेंट उसकी डिफरेंट लोब्स होती हैं, तो उनके बिल्कुल नीचे वाली जो तय होती है उसमें ये लिम्बिक सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, लोकेटेड होता है। अब लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। लेकिन मेजर काम क्या करना है इनका? इमोशन को रेगुलेट करना, और चीजों एक इंसान को मोटिवेट करना। अब मोटिवेशन किस तरह से होती है? जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कोई ना कोई रिएक्ट करें, और उसके बाद हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करें। हमारी भूख की, जब हमें भूख लगती है तो उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे होते हैं। उसमें हम अपनी अगर भूख लगी है तो कुछ ना कुछ बना रहे हैं या कुछ लेके आ रहे हैं, या कोई ना कोई हम एक्शन कर रहे हैं, या कोई ना कोई हम उसको खत्म करने के लिए या अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो जो चीजें हमारी नीड है वो हमें मोटिवेट कर रही होती हैं कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो हमें मोटिवेट कर रही होती है। तो उस मोटिवेशन के साथ लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं वो रिलेट करते हैं। अच्छा जी, एमिगडाला जो है ये लिम्बिक सिस्टम का एक मेजर पार्ट होता है। इसकी जो शेप होती है, जिस तरह से एक बादाम होता है ना उस टाइप का इसका इसकी शेप होती है, एक बादाम की तरह की शेप होती है इसकी। और इसका मेजर काम क्या होता है कि जितने भी इमोशंस होते हैं उनको, जब आप कोई भी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो तो उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करना जो है एमिगडाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे ये है कि हमारे जो इमोशंस हैं और हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहे होते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से टोटली डिफरेंट होता है। उसकी जरूरतें, उसकी ख्वाहिशात, उसकी तरजीहात एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती हैं। मुमकिन है कि जो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो वो आप लोगों के लिए नॉर्मल हो, जो आपके लिए ये किसी एक आप में से किसी एक के लिए प्रॉब्लमेटिक हो तो वो मेरे लिए नॉर्मल चीज हो। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, और कुछ हमारी ट्रेनिंग भी होती है, या कुछ हमारी ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं
जिनके बाद हम चीजों को डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारे इमोशंस भी हम डिफरेंट टाइप से एक्सपीरियंस करते हैं, और उनको एक्सप्रेस भी डिफरेंट टाइप से करते हैं, या हमारे इमोशन के रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट टाइप से होते हैं। और जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनकी जो शिद्दत होती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होती है। वो किस तरह से करती है, कुछ लोग जैसे ही वो उदास होते हैं तो वो रोने लगते हैं, कुछ लोग जैसे वो परेशान होते हैं या उदास होते हैं तो उनके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो खामोश होते हैं, इनके एक ठहराव आ जाता है उनकी तबीयत में। इस तरह के लोग भी होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे ही वो किसी भी स्ट्रेसर को फेस कर रहे होते हैं, या वो भी किसी भी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो ये हमारे इमोशनल के जो एक्सपीरियंसेस हैं ये भी हम डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक हर सब इंसान एक ही तरह से इमोशन को एक्सपीरियंस करें और एक ही तरह से उसका रिस्पॉन्स दें, यानी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीजें, इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सप्रेस करना और उसका रिस्पॉन्स करना, ये तीनों चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होती हैं, यानी कि हर इंसान की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा जी। और जो है हम इन चीजों को डील कौन करता है, एमिगडाला करता है। लेकिन इसकी जो शिद्दत होती है वो हम फिर इन्वायरमेंट से भी लर्न कर लेते हैं, कुछ हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इसमें, और कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। जिस तरह अब एक मर्द है, उसको जितना भी दुख हो रहा हो तो वो नहीं रोते, क्योंकि हमारी सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करती। तो इस तरह से जो इमोशन के रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो ये इमोशन अराइज जरूर होते हैं, लेकिन हम किसी न किसी और तरह से रिस्पॉन्स दे लेते हैं। सम टाइम हम अपने इमोशन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, या सम टाइम हमारे इमोशन के रिस्पॉन्सेज इस तरह से भी होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, यानी कि वर्बली अब्यूज करना या फिजिकल अब्यूज करना किसी को। लेकिन ये सारे जो इमोशन है या रिस्पॉन्सेज है ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ इससे रिलेट कर रहा था तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, एमिग्डाला का क्या क्या फंक्शन होते हैं कि इमोशन के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना, कि कोई भी इमोशन हम देखते हैं तो उसके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, उनको रेगुलेट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा जी। और जो हमारे जैसे ही हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं तो डिफरेंट टाइप के हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट फंक्शनिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या डिफरेंट फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये एमिग्डाला उन हार्मोन के साथ या उनकी जैसे सेपरेशन हो रही होती है तो उसके साथ भी ये डील कर रहा होता है। और हमारी वो सारी मेमोरीज जो हमारे इमोशन के साथ रिलेट करती हैं, ये दूसरी मेमोरीज उनके साथ उनको फैसिलिटेट करना, या कहीं ना कहीं ये मेमोरी में भी रोल प्ले कर रहा होता है। एमिग्डाला जो है इमोशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब कौन से इमोशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कहते हैं कि एमिग्डाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर, ये फियर के साथ रिलेट करता है। फियर कंडीशनिंग यानी कि ऐसी चीजें जो आपने डर के बाद सीखी हैं, यानी कि कोई ऐसी चीजें या ऐसी आपकी लर्निंग जिनके साथ आपका डर एसोसिएटेड है, कि डर किसी भी चीज के बाद आप डरने के बाद चीजों को सीखा, या आपके साथ आपका डर उसके साथ एसोसिएट हो गया। जिस तरह आप लोगों ने पेवलोव की अगर थ्योरी पढ़ी है तो वहां पे जो डॉग, सॉरी पेवलोव की, हाँ पेवलोव की थ्योरी में जो है ये एसोसिएशन तो हो रही है, कंडीशनिंग तो हो रही है, लेकिन फियर एसोसिएट कहाँ हो रहा है। ये जेबी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बच्चा था जो कि किसी हॉस्पिटल में था, उसकी मदर, मुझे बच्चे का नाम एल्बर्ट बच्चे का नाम था शायद। तो उसकी मदर जो है वो एक हॉस्पिटल में थी, जॉब करती थी, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक व्हाइट रेड से बच्चे को डराया। किस तरह से, तो जैसे ही एक व्हाइट रेड जो है वो बच्चे के सामने आता तो फौरन से एक खौफनाक आवाज आती थी। तो कुछ टाइम क्या हुआ कि बच्चे ने उन चीजों को देखा, और उसके बाद उसने उसका वो फियर लर्न कर लिया उसने। तो जैसे ही वो चीजें कोई भी उसके सामने आती है व्हाइट चीज, तो उसको उसका फियर इस तरह से उसके साथ एसोसिएटेड हो गया ना, कि जैसे ही कोई भी सफेद चीज आ रही है, कि जैसे ही एक व्हाइट रेड उसके सामने आता है ना, तो फौरन से खौफनाक आवाज आती है कोई। तो इतना ज्यादा सिवियरिटी हो गई उसके इस कंडीशनिंग में, कि जैसे ही कोई कोई भी इवन व्हाइट चीज, कोई भी व्हाइट स्टिमुलस उसके सामने आ रहा है, कोई सफेद चीज उसके सामने आ रही है, तो वो फौरन से वही रिस्पॉन्स देता, वो डर जाता, वो रोने लगता बच्चा। तो ये एक्सपेरिमेंट उस बच्चे पे हुआ, तो यहाँ पे उसने मतलब कि उसकी इतनी ज्यादा वो हो गई थी कंडीशनिंग, कि वो किसी भी सफेद रंग की जो चीज थी उससे डरने लगा था।
तो फिर ये कहा जाता है कि उसकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में जॉबियन थी। तो जैसे ही उसको पता चला इस चीज के बारे में तो वो उसको लेके मूव ऑन कर गई। तो इससे पहले कि बच्चे को कंडीशनिंग जिस तरह से उसकी हुई थी, फेयर कंडीशनिंग हुई थी, उसको ये लर्न करवाया गया था कि जो हमारे फेयर होते हैं वो लर्न बिहेवियर होते हैं। तो जैसे ही उसकी मदर को पता चला तो वो उसको लेके मूव ऑन कर गई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बीच में ही रह गया था। और ये भी कहा जाता है कि उस बच्चे की डेथ हो गई थी, तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया था। तो वो यहाँ पे रिलेट इसीलिए कर रहा है कि वो जो हमारे फियर होते हैं वो हमारे यूजुअली लर्न होते हैं। और इनको इसके साथ रिलेट कौन करता है, एमिगडाला इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। यानी कि हम किसी भी चीज के से देख लेते हैं कि जो भी हमारी लर्निंग, डर से रिलेटेड कोई भी लर्निंग होती है ना, तो किस तरह से एसोसिएट करता है कि डर से रिलेटेड कोई भी लर्निंग है तो फौरी तौर पर इसको ये पिक करता है और पिक करने के बाद उसको मेमोराइज कर लेता है, ये मेमोरी को फैसिलिटेट करता है। तो इस तरह से जो हमारे फियर होती हैं वो, क्योंकि ये फियर के साथ रिलेट करता है और उसकी जो लर्निंग होती है ये बहुत आसानी से उसको पिक कर लेता है। और फिर वो एक कंडीशनिंग जब हो जाती है तो एक बंदे की फिर उसके साथ स्वे टाइप की जो लर्निंग होती है, ये एक सॉलिड टाइप की लर्निंग है, वो एसोसिएट करने लगती है। तो ये उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि एमिगडाला जो है इसमें क्लस्टर न्यूक्लाई का जो है वो क्लस्टर पाया जाता है, जो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इमोशंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको रेगुलेट करने में, या इमोशनल मेमोरी है। अब इमोशन से रिलेटेड कोई भी मेमोरी हो सकती है, जिस तरह से हमने फियर के बारे में बात की, तो ये फियर भी तो एक इमोशंस है। तो इसके साथ बच्चे की मेमोरीज जो है वो रिलेट की कि जैसे ही वो किसी सफेद चीज को देखता तो वो डर जाता। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका भी, और डिसीजन मेकिंग का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कि हम कुछ डिसीजन मेकिंग में किस तरह से ये रोल प्ले करता है कि कुछ चीजें हमने देखते हैं कि कुछ चीजें मेजर हैं या वो नहीं है। जो चीजें हमारी प्रीवियस मेमोरी के साथ रिलेट कर रही होती हैं या जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उसी तौर पर ये डिसीजन मेक करता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। हमारे जो नॉर्मल डिसीजन होते हैं उसके साथ भी रिलेट करता है। मेमोरी को फैसिलिटेट करने में भी जो एमिगडाला है वो डिसीजन मेकिंग एज अ डिसीजन मेकर काम कर रहा होता है समटाइम। अच्छा जी, हमने ये देख लिया कि जो एमिगडाला है ये किस किस के साथ रिलेट करता है, हमारे इमोशंस के साथ रिलेट करता है। बेसिकली जो कौन से इमोशन जो कि हमारी मेजरली जो कि हमारे फियर के साथ रिलेट करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारी मोटिवेशन के साथ भी रिलेट करते हैं। हमारे इमोशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उन सारे इमोशंस के साथ जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। अब हमारे सर्वाइवल के लिए कौन कौन से जरूरी होते हैं, हम चीजों से डरते हैं, और ये भी एक हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हमें कुछ चीजों का खौफ होना जरूरी है। बेखौफ होके हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक होती हैं, तो हम उनसे खौफजदा होते हैं, और ये हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसके बाद जो एंगर है ये भी हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और एंगर को ये क्वेश्चन आता है कि एंगर को किस तरह से हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो एक जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि जो है कार्ल जोंग की जो थ्योरी है उसमें उसके कुछ जो आर्किटाइप है पर्सनैलिटी की, आर्किटाइप जो है उसकी, उसमें उसने जिक्र किया था कि जो कुछ होती है हमारी गालबन आर्किटाइप्स की बात हो रही है या इसमें नहीं, आर्किटाइप की बात नहीं हो रही है। कॉन्सेप्ट था कार्ल जोंग का ही कॉन्सेप्ट था, जिसमें डेथ इंस्टिंक्ट थी, सॉरी ये था गालमन फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट होती है और डेथ इंस्टिंक्ट होती है। सॉरी, ये साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था ये लाइफ, डेथ और लाइफ का कॉन्सेप्ट। तो वो वहां पे कहते हैं कि ये किस तरह से रोल प्ले करता है कि जो हमारा एंगर होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लेजर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए। किस तरह से डेथ, सॉरी, एंगर को रिलेट करते हैं कि डेथ के साथ रिलेट करते हैं, और प्लेजर को लाइफ के साथ करते हैं। लेकिन बाज औकात ये दोनों चीजें एक ही साथ काम कर रही होती हैं। वो किस तरह से कि जब खाना हम खा रहे होते हैं तो उस वक्त ये दोनों चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो चिविंग का प्रोसेस है तो वो एक एंगर को शो करता है कि जब हम खाने को चबा रहे होते हैं तो वहां पे हम अपनी एग्रेसिव फोर्सेस को लगा रहे होते हैं। तो ये जो है ये हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इनके अग्रेशन या एंगर है वो सर्वाइवल के लिए किस तरह से जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से भी रिलेट हो सकती है कि जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है, डेथ इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अग्रेसिव बिहेवियर है वो हमें एक बहुत ही ज्यादा फैटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाते हैं। हमारा एंगर हमें
बहुत ज्यादा फैटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाता है, तो ये एक डेथ इंस्टिंक्ट हुई। जबकि जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है कि जो हमारी प्लेजर होती है वो हमें एक उम्मीद पैदा करती है जीने की। अब ये दोनों काम किस तरह से कर रही है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो चीविंग हो रही होती है तो वो एंगर को शो कर रही है, वो जो है तो जो प्लेजर की फीलिंग है कि जैसे हम खा रहे हैं तो हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं हमारी सर्वाइवल के लिए। इसको आप इस तरह से भी यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे वो बात ये भी करें कि जो एमिगडाला सिर्फ इमोशन के साथ रिलेट नहीं करता, वो आपकी मेमोरी के साथ भी रिलेट करता है कि कौन सी मेमोरी को कहाँ पे और किस तरह से स्टोर करना है ब्रेन में। तो ये उस फंक्शनिंग को भी बहुत बखूबी सर अंजाम दे रहा होता है। और हमारे डिफरेंट, फिर वही बात है कि डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो कि डिफरेंट इवेंट के साथ रिलेट करते हैं, कि उनको भी उनके साथ भी डील कर रहा होता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं हिपोकैम्पस के बारे में। तो हिपोकैम्पस होता है, ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक हो गया। और जो कि ये भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, और ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसका काम कहा जाता है कि जो हिपोकैम्पस है ये हमारी मेमोरी को स्टोर करने में रोल प्ले करता है। ये कहा जाता है कि जो हमने अगर साइकोलॉजी के में बुक्स में पढ़े तो ये हम पढ़ते हैं कि जो हिपोकैम्पस है ये हमारी मेमोरी को स्टोर करने में रोल प्ले करता है। जबकि अगर हम दूसरी बुक्स में पढ़े, डिफरेंट बुक में मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे ब्रेन का ये पार्ट होता है ये हमारी मेमोरी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हमारी मेमोरी को फैसिलिटेट करना इसका काम होता है कि मेमोरी को बनाना या उसकी जिस तरह से मेमोरी हमारी स्टोर हो रही होती है तो उसको एक पाथवे प्रोवाइड करना इसका काम होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने पढ़ा था, वो क्लियरली मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दो दिन में इसको पढ़ के फिर आपके साथ शेयर करूँ। कुछ इस तरह से था वो कि एक उन्होंने स्टडी किया, कुछ साइंटिस्ट थे या कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च की इस टॉपिक पे कि हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने किसी एक पर्सन का इस तरह से था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, कि हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गई थी उसकी। तो उन्होंने देखा कि अगर मेमोरी उसकी जो स्टोर हुई थी वो बिल्कुल वैसे ही थी, इस तरह से था कुछ, तो उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला था कि जो मुझे अब ये ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं आपको पढ़ के फिर बता दूंगी, मेरे ध्यान से स्किप हो गया। तो उसका रिजल्ट ये निकला था कि जो हिप्पोकैम्पस है, अगर हिप्पोकैम्पस मेमोरी का रिस्पॉन्सिबल होता तो मेमोरी जो सेव थी हिप्पोकैम्पस की वजह से सेव होती है, तो जितनी अगर वहां पे स्टोर होती तो जितनी भी उसकी मेमोरी थी वो खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसकी जो मेमोरी थी वो चीजें उसको याद थी, वो चीजों को मेमोराइज कर सकता था। यानी कि उसकी जो मेमोरी थी जो उसने स्टोर की हुई थी, वो उसकी याददाश्त पे कोई खराबी नहीं आई थी, कोई वो नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि उसको जो पाथ फैसिलिटेट करता है, उसकी मेमोरी जो है वो नई याददाश्त नहीं बन रही थी या गालबन नई चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहा था वो, इस तरह से कुछ हुआ था उसके साथ। तो उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला था, ये रिजल्ट निकला था कि हिप्पोकैम्पस में मेमोरी स्टोर नहीं होती, ये फैसिलिटेट करता है। अगर मेमोरी स्टोर होती तो उस बंदे की जिसको स्वेयर ब्रेन इंजरी हुई थी और उसकी वजह से हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया था, तो फिर जो उसकी मेमोरी थी वो भी खत्म हो जानी चाहिए थी, जबकि वो मेमोरी उसकी खत्म नहीं हुई थी। तो ये इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट था। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्या होता है कि न्यू मेमोरीज को बिल्डअप करने में या इन्फॉर्म करने में। यानी कि उस पर्सन का अगर वो पार्ट डैमेज हुआ था तो प्रीवियस उसकी चीजें उसको याद रह गई थी जो उसने पहले याद की हुई थी। जबकि जब हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो उसकी जो नई चीजें थी वो उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो चीजें उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो पा रही थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती हैं, तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया था। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ हमारे इमोशंस के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कुछ हमारी सेंसेस के साथ भी रिलेट करता है। अब सेंसेस कौन कौन सी होती हैं, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होती हैं जो कि हमारी मेमोरी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो हिप्पोकैम्पस उनको भी मेमोराइज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बल्कि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ उसके बाद हम क्वेश्चन के सेशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है कि
जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, ये सेंसरी या कोई भी हमारी मेमोरी होती है, उसको सेंड करने में या उसको ट्रांसमिट करने में, उसको प्रोसेस करने में एक रोल प्ले कर रहा होता है। और ये वो कहते हैं कि ये जो इसमें रोल प्ले कौन कौन सा पार्ट करता है, ना सिर्फ हिप्पोकैम्पस बल्कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि हिप्पोकैम्पस की बात हो रही है कि ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फैसिलिटेट करने में वो करते हैं, ये क्योंकि ये जरूरी होती हैं। जब आप इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जब हिप्पोकैम्पस ही नहीं होगा, ये डैमेज हो जाएगा, ये इसकी वजह से मेमोरी स्टोर नहीं हो पा रही है, ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं जा पा रही, तो आप उसको रिट्राइव भी नहीं कर पाओगे मेमोरीज को। जब आप चीजों को मेमोराइज करते हो तो फिर ये पार्ट जो है, ये आपको चीजों को मेमोराइज करने में हेल्पफुल करता है कि आप चीजों को स्टोर कर लेते हो। जब सेंड होती हैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाती हैं, उसके बाद ये उसको मेमोराइज करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहा होता है, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है मेमोरी को। अच्छा जी, इसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है? अब स्पेशल मेमोरी कौन सी होती है? किसी भी फासले से रिलेटेड के आपको किसी फासला या कोई भी ऐसा लोकेशन से रिलेटेड जो भी मेमोरी होती है कि आप किसी जगह का रास्ता नहीं भूलते, आप किसी का जो एड्रेस होता है, होम एड्रेस, वो नहीं भूलते, आप अपने सिटी में रहते हुए बहुत सारे जो है वो रास्तों का आपको पता होता है कि ये रास्ता इस तरफ जा रहा है, वो उस तरफ जा रहा है। अगर एक रास्ता बंद भी होता है तो आप उसके 10 रास्ते निकाल देते हो जिस जगह पे आप रह रहे होते हो। लेकिन ये चीजें आमतौर पर छोटे शहरों में होती हैं, जिनकी आपने एक एक गली को एक्सप्लोर किया हुआ होता है। बड़े शहरों में या नए शहरों में जाने से सम टाइम हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वो लोग जो जाते आते रहते हैं तो उनको उनकी जो स्पेशल मेमोरी होती है, इसको हम स्पेशल मेमोरी कहते हैं। और स्पेशल वो वाला स्पेशल नहीं है, खास वाला, ये फासले वाला स्पेशल होता है। तो वो मेमोरी को स्टोर करने के लिए भी हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशल रीजनिंग हुई कि आप फासले को तयन किस तरह से कर सकते हो, उसकी सीमत का अंदाजा किस तरह से लगा सकते हो कि यहाँ से इतना फासला होगा, या यहाँ से इतना सफर होगा, या ये रास्ता उस तरफ भी जा सकता है, या ये रास्ता वहां से भी निकलेगा और जो उस तरफ पहुंच जाएगा, या यहाँ से शॉर्टकट हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजों को जो पार्ट डील कर रहा होता है उसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि किस तरह से डील करता है कि हम याद रख लेते हैं कि चीजों की कौन सी चीज किस तरह से रिलेट करती है, या हम चीजों को किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो ये उसका भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हिप्पोकैम्पस, क्योंकि ये मेमोरी का पार्ट, उसका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये मेमोरी के लिए मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। आज के लिए मैं कहती हूँ कि इतना ही काफी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।